एक समय की बात है। रामगढ़ नाम के गांव में कमल नाम का एक जमींदार रहता था। उसका घर बहुत पुराना होने की वजह से वो अब नया घर बना रहा था और घर की खुदाई का काम उसका बेटा जीवन कर रहा था। अचानक खुदाई का काम रोककर जीवन अपने पिताजी के पास दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी से, पिताजी, पिताजी, हम खुद के जेसीबी से घर की खुदाई कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा हुआ। अरे हाँ बेटे, पैसे बचते हैं इसीलिए तो मैंने नया जेसीबी खरीदा है। अरे पिताजी, पैसे बचेंगे ये तो ठीक है, असली बात तो सिर्फ मैं जानता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा बहुत ही पुश्तैनी घर होता था और हम उसे जेसीबी से खोदेंगे तो हो सकता है कि नीचे से कुछ खजाना निकल आए, और हम जेसीबी किराए पर लेते तो उन सबको भी पता चल जाता कि इसके नीचे खजाना है। तब हमें उन्हें भी हिस्सा देना पड़ता या फिर सरकार को सौंपना पड़ता। इसीलिए हम खुद के जेसीबी से खोद रहे हैं ना। अरे कमबख्त, मैं तो सोचता था कि तू बहुत ही नालायक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो खूब चलता है। बेटा आप ज्यादा चिल्लाओ नहीं, चुपचाप जाके काम करो। अगर कोई खजाना निकलता है तो तुरंत चुपचाप आकर मुझे बताना। अरे पिताजी, इसलिए तो मैं काम रोक के आपके पास आया हूँ। अभी खोदते खोदते मुझे टंग टंग आवाज सुनाई दी तो मैंने सोचा कि कोई बड़ा पत्थर है, लेकिन जब देखा तो लगता है कोई बहुत बड़ा मशीन है। अरे वाह, अपनी तो लॉटरी लग गई लॉटरी। चलो चलो, लगता है कोई बड़ा संदूक है, उसमें ढेर सारा खजाना होगा। चलो चलो चलो, उसे बाहर निकालते हैं और चुपचाप घर लेकर जाते हैं। दोनों ने मिलकर उस मशीन को जमीन से बाहर निकाला और घर ले गए। उन्होंने उस मशीन को खोलने की बहुत कोशिश की पर उसे खोल नहीं पाए। अरे ये क्या बेटा, इसे तो खोल ही नहीं पा रहे हम लोग। बहुत कसकर बंद किया है इसे। देखकर तो ऐसा लगता है इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त खजाना होगा। अब इसे खोलेंगे कैसे? लगता है इसे खोलना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अगर हमने बाहर से किसी को बुलाया तो उसे भी इसमें हिस्सा देना पड़ेगा। अब क्या करें? बाप बेटे दोनों मिलकर उस मशीन को खोलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि तभी कमल की पत्नी उमा वहां आ जाती है। क्या हुआ? दोनों बाप बेटे माथा पेची क्यों कर रहे हो? मुझे ये तो बताओ, समस्या क्या है? मैं चुटकी बजाते ही आपकी समस्या हल कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो आइंस्टाइन की बहन जो ठहरी। हम इसे समस्या बताएंगे और 5 मिनट में ही हल कर देगी। बताओ बेटा, अपनी माँ को जरा बताओ। माँ, ये एक बहुत ही अद्भुत मशीन है। जब हम नए घर की नींव बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, वही हमें ये मशीन मिली है। इसमें जरूर कुछ खजाना है माँ, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे खोले कैसे। जीवन की बातें सुनकर उमा ने उस मशीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अच्छी तरह से जांच करने के बाद ना ये खजाना है और ना ही ये संदूक है। ये तो आलू चिप्स मशीन है। इसे हमारे दादाजी ने बनवाया था। इसमें आलू चिप्स बनाते हैं। जब हम छोटे थे तब हम भी इसमें आलू चिप्स बनाना सीखते थे। और अभी जिस जमीन पर आप घर बनाने वाले हो वो मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को दहेज में दिया था। मुझे लगता है ये मशीन उस जमीन में दब गई होगी। इसको ठीक किया तो ये बढ़िया काम करेगी। ऐसा कहकर उमा ने उस मशीन को ठीक किया। ये देखकर कमल और जीवन हैरान हो गए। अरे ये क्या माँ, तुम्हें तो ठीक से पंखा शुरू करना नहीं आता, पर तुमने तो इसे चुटकी बजाते ही ठीक कर दिया। बेटे, मैंने तुम्हें कहा तो था, बचपन में मेरे दादाजी जब इस पर काम करते थे तो मैं उनके पास बैठकर देखती थी। इसीलिए इस मशीन को चलाते कैसे है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जीवन जाकर कुछ आलू लेकर अपनी माँ के पास आया। अब एक काम तुम और करो, हमारे घर में जो 10-15 टोकरियाँ पड़ी है उन्हें यहाँ लेकर आओ और उन्हें इस मशीन के सामने रखो। 10 टोकरियाँ? किस लिए माँ? इतने चिप्स कहाँ से आने वाले हैं इस मशीन से? सिर्फ मैं जो कहती हूँ वही सुनो। जितनी टोकरियाँ है वो सब लेकर आओ। जब खुद देखोगे तब समझ में आ जाएगा। जीवन अपने घर की सारी टोकरियाँ लेकर आता है और मशीन के सामने रख देता है। फिर उमा अपने पति से, अजी सुनो, यहाँ आओ और ये एक आलू अपने हाथों से इस मशीन में डालो। कमल ने आलू को मशीन में डाला। बस एक आलू उस मशीन में डालते ही सामने रखी सारी टोकरियों में आलू चिप्स गिरने लगे। ये देखकर कमल और जीवन हैरान रह गए। मैंने कहा था ना कि ये एक जादुई आलू चिप्स मशीन है। देखा, इस मशीन में एक आलू डालते ही कितने सारे चिप्स निकल आए। सोचो, अगर हम इस मशीन में एक बोरी आलू डाल दे तो हमारे पास कितने सारे चिप्स निकल आएंगे।
हमारा ये घर भी कम पड़ेगा। इतने सारे चिप्स निकल आएंगे इस मशीन से। इससे हम खूब पैसे कमा सकते हैं। तब से कमल और जीवन आलू चिप्स मशीन से ढेर सारे आलू चिप्स बनाते हैं और उन्हें बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। महादेवपुर नाम के गांव में करुणा और बालू नाम के भाई बहन रहा करते थे। उनके माँ के गुजर जाने के बाद उनके पापा माधव ने अपने छोटे बच्चों के लिए मालती से दूसरी शादी कर ली। उनकी सौतेली माँ मालती माधव के सामने अच्छे होने का दिखावा करती थी और जैसे ही माधव किसी काम से घर के बाहर जाता, मालती बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती, उनसे सारे काम करवाती। मालती को एक बेटा था। 2-3 साल बीत जाते हैं। अब माधव की तबीयत बिगड़ने लगी और थोड़े ही दिनों के बाद माधव भी इस दुनिया से चल बसा। उस रात करुणा और बालू बहुत रोए। रोते रोते बालू अपनी बड़ी बहन से, अब हमारा क्या होगा? हमने ऐसा क्या किया था कि भगवान ने हमारे माँ और पिताजी को हमसे दूर लेकर चले गए? पता नहीं भाई, पर अब हमें हमारी मालती आई जो भी काम बोले वो हमें करना होगा, नहीं तो वो हमें घर से निकाल देगी। दीदी, क्या सच में माँ हमें घर से निकाल देगी? अब मालती करुणा और बालू को बहुत तकलीफ देने लगी। एक दिन शहर से रामू माधव के देहांत की बात सुनकर बच्चों से मिलने के लिए आता है। रामू बहुत ही शातिर और लालची किस्म का इंसान था। रामू माधव के घर आकर, मालती भाभी, ओ मालती भाभी। तभी अंदर से आवाज आती है, कौन है भाई? क्यों नींद खराब कर रहे हो? नमस्ते भाभी, मैं रामू हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं माधव का दोस्त हूँ, शहर में रहता हूँ। अरे हाँ, पहचाना रामू भैया। आइए, अंदर आइए ना। अरे ओ कलमोही, कहाँ मर गई रे? देख जरा, रामू भाई साहब आए हैं, जरा पानी तो लेकर आना। क्या हुआ भाभी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊँ भाई साहब, इनके गुजर जाने के बाद घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। उसमें ये दोनों बच्चे। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके कारण मुझे मेरे बेटे को भी भूखा रखना पड़ रहा है। मालती की सारी बातें सुन रामू के मन में अब लालच आ गया। वो मालती से, भाभी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ कहिए ना भाई साहब। भाभी जी, आप इन दोनों को मुझे दे दीजिए। मैं आपको इन दोनों बच्चों के 50,000 रुपए दूंगा। रामू की बातों में आकर मालती दोनों बच्चों को बेच देती है। अब रामू दोनों को लेकर शहर में जाता है। वहाँ पर वो अपने मालिक को सारी बात बताता है। रामू करुणा और बालू को अपने मालिक को बेच देता है, जिसके यहाँ करुणा और बालू जैसे बहुत सारे बच्चे थे। रामू ने उन दोनों को 1 लाख रुपए में अपने मालिक को बेच दिया, जहाँ पर सभी अनाथ बच्चों से बहुत काम करवाया जाता था। पूरा खाना भी नहीं मिलता था उन्हें। एक दिन करुणा अपने भाई से, भाई, हम दोनों को यहाँ से किसी भी हालत में भागना होगा, नहीं तो ये लोग हमें मारकर हमसे कठिन से कठिन काम करवाते रहेंगे। उस पर बालू ने कहा, हाँ दीदी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन क्या ये लोग हमें अकेला छोड़ेंगे? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन दोनों ने अब मन में ठान लिया था कि अब जो कुछ भी हो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक दिन उनके मालिक श्यामलाल गहरी नींद में थे। बालू ने काम करते करते चुपके से देख लिया कि मालिक सो चुके हैं। अब वो दोनों वहां से भागने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही दोनों जाने लगे तो मालिक की नींद एकदम से खुल गई। उसने दोनों बच्चों को भागते हुए देख लिया और उनका पीछा करने लगा। वो दोनों बच्चे किसी तरह मालिक के हाथ में ना आने की कोशिश करते रहे, लेकिन बालू बहुत छोटा था तो वो मालिक के हाथ में लग गया और करुणा वहां से भाग निकली। मालिक ने बालू को हाथ पकड़कर बहुत पीटा, उसे अपने साथ लेकर गया। बालू जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मुझे छोड़ दो, मुझे अपने दीदी के पास जाना है। बड़ी होशियारी की तुमने यहाँ से भागने की, लेकिन आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। ऐसा कहकर मालिक ने बालू को जोर जोर से मारना शुरू किया। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मेरे दीदी के पास जाना है। बालू की आवाज सुनकर करुणा तुरंत अपने भाई के पास लौट आती है। करुणा को आते देख मालिक ने कहा,
आइए महारानी जी, आपकी ही कमी थी। मुझसे बचकर जाना इतना आसान नहीं है। अब देखो क्या हश्र करता हूँ मैं तुम्हारा। हम पर दया कीजिए मालिक, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। आपका भला होगा मालिक, हम इतना मुश्किल काम नहीं कर सकते। हम किसी को भी आपके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। मालिक ने उनकी एक नहीं सुनी, उन दोनों को एक रूम में बंद कर दिया। उस रूम को ताला लगा दिया और मन ही मन सोचने लगा, मुझे इन दोनों बच्चों को यहाँ बंद करके ही रखना पड़ेगा, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। और इनकी हिम्मत देख बाकी के बच्चे भी ऐसा ना करे। अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को मेरे बीवी के पास गांव छोड़ आता हूँ, ताकि यहाँ से कोई भागने की हिम्मत ना करे। दूसरे दिन श्यामलाल उठकर बच्चों को देखने के लिए जाता है तो दोनों बच्चे एक जगह रोते हुए बैठे थे। उनको देखकर श्यामलाल बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बुलाता है और उनसे, आओ मेरे बच्चों। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें एक प्यार करने वाली माँ मिल जाएगी और तुम दोनों वहाँ खुश रहोगे, जहाँ ना कोई तुम्हें डांटेगा ना मारेगा और मुश्किल काम भी नहीं करवाएगा। मालिक की ये बात सुनकर करुणा और बालू बड़े खुश हो जाते हैं और मालिक के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे ही दिन सुबह जल्दी उठकर करुणा और बालू तैयार होकर मालिक की राह देख रहे थे। मालिक के आने के बाद दोनों बच्चों मालिक के साथ उनके छोटे से गांव में जाते हैं। वहां पर मालिक की पत्नी रंजना से मिलते हैं। श्यामलाल धीरे से रंजना को सारी बीती बातें बताता है और रंजना से, रंजना, मैं बच्चों को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। इनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे अगर कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे भी घर में मैं अकेली ही तो होती हूँ। रंजना के हाँ कहते ही श्यामलाल वहाँ से चला जाता है। अब रंजना अच्छे होने का नाटक करने लगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। करुणा और बालू मजे से रहने लगे थे। धीरे धीरे रंजना ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वो बच्चों से घर के सारे काम करवाने लगी, साथ ही उन्हें 2-2 दिन तक खाना भी नहीं देती थी। एक दिन बालू करुणा से, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, उनको खाना देने बोलो ना मुझे। अपने छोटे भाई को भूख से तड़पता देख करुणा को बहुत दुख हुआ। करुणा रंजना से, मालकिन, मेरे भाई बालू को बहुत भूख लग रही है, प्लीज इसे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। करुणा की बातें सुनकर रंजना को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से, काम धाम तो कुछ करते नहीं और खाना मांगने के लिए आ जाते हैं। चलो चलो यहाँ से, जब मन पड़ेगा तब दे दूंगी। माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी, उसे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा ही खाना दे दीजिए। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रही, थोड़ा सा ही दे दीजिए। करुणा बार बार खाना मांगती रही। रंजना को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने करुणा को जोर से धक्का मारा। करुणा नीचे गिर गई, वो बेहोश हो गई। करुणा को इस हालत में देखकर रंजना बहुत घबरा गई। अरे करुणा, उठ जा जल्दी से, उठ, ज्यादा ढोंग मत कर, जल्दी से उठ जा, बहुत हुआ तेरा नाटक। रंजना करुणा को जोर जोर से हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ गिरने की आवाज सुनकर बालू वहां आ जाता है। बालू अपनी दीदी को इस हालत में देखकर, दीदी उठ जाओ ना दीदी, क्या हुआ आपको दीदी? बालू जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये देख रंजना को लगता है कि करुणा मर चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब उसने बालू को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बालू जोर जोर से चिल्लाता देख रंजना ने उसके मुंह पर पट्टी लगा दी, हाथ और पैर को बांध दिए। कुछ समय सोच विचार करने के बाद वो दोनों बच्चों को अपने ड्राइवर की सहायता से घर के बाजू वाले पहाड़ पर बच्चों को खाई में ढकल देने के सोच से जाती है। उसी समय रंजना की पड़ोसी रमा कपड़े सुखाने के लिए बाहर आई थी, तो उसने करुणा को बेहोशी की हालत में देख लिया था और बच्चे के मुंह पर लगी पट्टी देख उसने तुरंत ही अपने पति को फोन लगाया, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। हेलो, मैं रमा बात कर रही हूँ। अजी, वो हमारे बाजू वाले रंजना जी है ना, उनके घर में जो बच्चे हैं उन्हें बेहोशी की हालत में पहाड़ी के ऊपर लेकर जाते हुए मैंने देखा है। आप जल्दी से आ जाइए।
जल्दी से पुलिस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है और देखती है कि बालू के मुंह पर पट्टी लगी है और करुणा भी बेहोशी की हालत में पड़ी है। ये देख पुलिस तुरंत ही रंजना और उसके ड्राइवर को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भला हो किस्मत का कि उस समय करुणा को होश आ जाता है। पुलिस दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर जाती है और पुलिस रंजना से पूछताछ करना शुरू कर देती है। रंजना सारी बीती बातें पुलिस को बता देती है। पुलिस बच्चों से भी बातचीत करती है। तभी करुणा, हमारी सौतेली माँ ने हमें रामू काका को पैसों के लिए बेच दिया था और रामू काका ने हमें श्यामलाल को बेच दिया और इन सब ने हमें बहुत सताया और मारकर हमसे जबरदस्ती काम करवाया। पुलिस अंकल, वहाँ सिर्फ हम नहीं थे, वहाँ और भी कई अनाथ बच्चे हैं जिन्हें खरीद कर लाया गया है। दोनों बच्चों ने पुलिस को रोते रोते सारी बातें बता दी। फिर पुलिस ने तुरंत ही मालिक श्यामलाल, उसकी पत्नी रंजना और सौतेली माँ मालती, रामू को जेल में डाल दिया। सभी बच्चों को अच्छे अनाथालय में डाल दिया गया। उनका सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया गया। उन्हें जरूरी चीजें देकर एक जगह बसा दिया गया। इस तरह अब सभी खुशी खुशी पढ़ने लिखने लगे, सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बुराई का अंत बुरा ही होता है।